गौ आधारित प्राकृतिक खेती का सच। मतलब गाय हमारे सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा स्तंभ रहा है मित्र। ट्रैक्टर के आने के पहले कल्पना करिए, केवल मैं 60 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 60 साल पहले हमारे देश का किसान बैल आधारित खेती करता था, तब कोई मुश्किल नहीं थी। और मैं आपको एक सिनेरियो बता दूं जो मैंने स्टडी किया, देखा है। जैसे जैसे मैकेनाइजेशन बढ़ता गया, बैल नान से बाहर होते गए, वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ती गई। आज 60 साल के बाद मैकेनाइजेशन, पूरा मैकेनाइज फार्मिंग होने के बाद आज देश में एक विषय चल रहा है कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती। इसमें कहा जाता है गौमूत्र और गोबर, यानी एक गाय से हम 30-35 एकड़ जमीन की खेती कर सकते हैं गौमूत्र और गोबर से जीवामृत बना करके। हमारे साथ डायरेक्ट जिनसे मेरी बात होती है किसानों की, देश के हर राज्य के किसान मेरे साथ जुड़े। टोटल किसानों की संख्या तो 6 लाख के नियर अबाउट है, लेकिन 12-15 हज़ार किसान डायरेक्ट मेरे फोन डायरेक्टरी में हैं। ये सारे किसान ये वाला पद्धति अपनाने के बाद ऊब गए और उसके बाद फिर मेरी पद्धति में आए। मित्र, मैं अक्सर बोलता हूं कि देश के जिन बुद्धिजीवियों को गाय बचानी है, जिसके भी मन में, जो भी देश का गौ प्रेमी है, वो यथार्थ को स्वीकार करे, सत्य को जाने। गाय के सत्य को जानना बहुत जरूरी है। गाय एक सामाजिक प्राणी है, वो अपने परिवार के साथ रहना चाहती है। जैसे आज नस्ल, गाय के बारे में वेटनरी साइंस क्या कहता है कि साहब गाय की नस्ल खराब हो गई है। मैं कहता हूं नस्ल गाय की नहीं खराब हो गई, नस्ल इंसान की खराब हो गई है। यही गाय थी 70 साल पहले, जब देश में दूध दही की नदियां बहती थी। जब भी ये कहा गया है कि हिंदुस्तान में दूध दही की नदी, तो गाय ही थी यहां पर। भैंसें कम थी और गाय 7 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर दूध देने वाली गाय थी। तो जब गाय को मैं मां मानता हूं, उसके बछड़ों को बैल बनाता हूं, बैलों से खेती करता हूं, और कई फिल्में हैं और ऐसा हम लोग मानते हैं। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते थे, कम कोसों दूर हो जाते थे, खुशियों के कमल मुस्काते थे। बैल से खेती इतनी आसान थी, बस थोड़ा सा श्रम था। उसको इधर खोल के उधर बांधना, उसको भूसा डालना, उसको दाना डालना, और फिर, लेकिन जो मैं डालता था वो गोबर कर देता था, डीजल नहीं पीता था। आज का बैल यानी ट्रैक्टर डीजल पीता है, पॉल्यूशन फैलाता है। डीजल अरब कंट्री से आता है। बैल को क्या था, जो खेत में पैदा हुआ वो खा लिया। तो लोग गाय का मूत्र, गौमूत्र यहां करके टिक गए। अच्छा, जैसे मैं गौमूत्र का, गोबर का, जीवामृत का विरोधी हूं, सख्त विरोधी हूं कि ये ना तो दर्शन का विषय, ना ये साइंस का विषय। डंके की चोट पर कहता हूं, गौमूत्र और गोबर से बनने वाला जीवामृत ये साइंस नहीं है और न यहां कोई दर्शन है। कैसे बता रहा हूं। लोग गौमूत्र के लिए गाय को पक्का फर्श बना देते हैं। गाय तो जमीन में रहना चाहती है, मिट्टी में बैठना चाहती है। आपने पक्का फर्श बना दिया, चिकना, ताकि पूरा का पूरा यूरिन इकट्ठा हो जाए। गाय जब बैठती है तो उसको परेशानी होती है, गाय जब खड़ी होती है तो उसको परेशानी होती है। और आपने कहा गौमूत्र में गुण है, तो मैं कई बार
बोलता हूँ, पौराणिक कथाओं में चलता हूँ। जब नंदिनी नाम की गाय राजा दिलीप से, जब दिलीप उस ऋषि के यहाँ से गाय छीन करके ले जाना चाहते हैं, तो गाय क्या कहती है कि हे राजन, मुझे दूध देने वाली गाय मत समझना, मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकती हूँ। यानी मैं केवल दूध नहीं देती हूँ, मैं इंसान की हर मनोकामनाओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखती हूँ, लेकिन कब? जब मैं प्रसन्न हूँ। आज देश में किसकी गाय प्रसन्न है? वो बछड़ा पैदा करती है, तो चूंकि बैल से खेती होती नहीं है तो किसान क्या करे? बछड़े को सड़क में हाँक देता है। देखा जाए तो मित्र, गाय के बारे में जो एग्जैक्टली मैं बोल दूं तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा। गाय अंग्रेजों के यहाँ आने के बाद से गाय के कटने का क्रम शुरू हुआ, और आज़ाद जब अंग्रेज ये देश छोड़ करके चले गए तो चूंकि उनकी जो पॉलिसी थी मैकेनाइजेशन, उसमें गाय अब भी कट रही है। अंग्रेजों के आने के पहले गाय नहीं कटती थी। गाय किसान की नान में रहती थी, गाय रहती थी, बैल रहते थे, बछड़े रहते थे, बछियाँ रहती थी, खूब भरा पूरा परिवार था, और गाय 7 लीटर 10 लीटर 12 लीटर दूध देती थी। चूँकि मैं गाय को गौ माता मानता था और उसके साथ बिहेव मेरा बहुत अच्छा था। जब से भैंस आई, ट्रैक्टर आए, तब से गाय के बारे में, क्योंकि हुआ क्या, मैंने बोला जब उसकी नान में जब 2 गाय 2 बैल 2 बछड़े बछियाँ बंधा करते थे तो गाय खुश थी, अपने परिवार में थी, तब दूध देती थी, तब मैं उसको पर्याप्त राशन भी देता था। लेकिन जब बैल चले गए, बछड़े चले गए, तो गाय को पीड़ा हुई, तो गाय का दुग्ध उत्पादन उस पीड़ा में, उस कष्ट में कम हो गया। हमने क्या किया कि भैंस को प्रमोट किया, गाय का राशन कम कर दिया। अभी तो गाय की वो पीड़ा की वजह से दूध उत्पादन कम हुआ था, अब मैंने उसको उचित चारा भी देना बंद कर दिया, तो गाय का दूध और कम हो गया। फिर मैंने उसको सड़क पर छोड़ दिया। अब देश के बहुत सारे लोग गाय की आरती उतारते हैं, गाय का नारा लगाते हैं, गौ बचाओ गौ बचाओ गौ बचाओ। बैल बचाने की बात कोई नहीं करता, गाय बचाओ। और किसके लिए? गौमूत्र के लिए गाय बचाओ। अरे गाय बचानी तो दूध के लिए बचाइए यार। मैं तो कहता हूं गाय बचानी है तो बैल के लिए बचाइए, गाय बचानी हो तो दूध के लिए बचाइए। गाय गौमूत्र के लिए बचाएंगे। जो किसान बैल के लिए गाय को नहीं बचा पाया, जो किसान दूध के लिए गाय को नहीं बचाया, वो किसान गौमूत्र के लिए गाय बचाएगा? असंभव। जो भी ऐसा सपना देख रहा, बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ है। कब तक लोगों को गुमराह करेंगे भाई? मित्र, ये तो मैं बता दूं आपको कि आज देश के जो हालात हैं, छोटे छोटे खेतें जोत छोटी हो गई। पहले परिवारों का डिवीजन नहीं था, तो 10 एकड़ 15 एकड़ 12 एकड़ 8 एकड़ 20 एकड़ ऐसे ज़मीन था। आज जोत कितनी हो गई? 1.5 एकड़ 2 एकड़ 2 एकड़ जोत है और इस देश की। अब 2 एकड़ का किसान ट्रैक्टर नहीं ले सकता। ट्रैक्टर किनके पास है? जमींदारों के पास है। तो अपनी खेती से भी कमाते हैं और आपकी ज़मीन जोत करके उससे भी कमाते हैं, और आपका पूरा का पूरा धन, काफ़ी हिस्सा ट्रैक्टर वाला ले जाता है। फिर चूंकि नकदी फसलों में आ गए तो काफ़ी हिस्सा ट्यूबवेल, 2 एकड़ का किसान ट्यूबवेल भी नहीं लगा सकता, तो फिर वो 100 रुपया घंटा पानी देने वाला ले जाता है। मित्र ध्यान रखना, मतलब मेरा जो आकलन है, मैं देश के किसानों से आह्वान करता हूँ, देश के नीति निर्माताओं से निवेदन करता हूँ, मित्र आप कितना भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्यों ना कर लें, अगर देश की धरती, देश का पानी, देश का जंगल, देश की बायोडाइवर्सिटी नहीं बचेगी तो आपकी वो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का कोई मतलब नहीं है। इंसानियत नहीं बचेगी, इंसान नहीं बचेगा, और बचेगा तो रोता बिलखता इंसान बचेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि गौ आधारित खेती को तो हमें अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि गाय बैल आधारित खेती एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसमें हम कहते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत। अगर आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर भारत,
गांव से पलायन रोकना है, मतलब गांव में खुशहाली लानी है तो उसमें गाय एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। लेकिन कब? जब आप बैल आधारित खेती के बारे में सोचेंगे। अब मेरी ये बात जो है ना, बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी। अभी वीडियो आएगी तो मेरे ढेर सारे कमेंट आएंगे कि अजी अब कौन बैल पालेगा, बैल से खेती करना कितना मुश्किल है, अब मजदूर कहाँ हैं, अब ये कहाँ है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर हमको किंतु परंतु तर्क कुतर्क करना तो ठीक है, मरने की तैयारी करिए। और जिंदा हैं कहाँ हम लोग, कहाँ जिंदा हैं? अभी ईरान अमेरिका इजराइल का जो युद्ध हुआ, शुरू हुआ, अभी दिक्कत हो गई क्या कि अब तेल कैसे आएगा, ट्रैक्टर कैसे चलेगा, माल भाड़ा महंगा हो जाएगा, हमारा ये कैसे होगा, वो कैसे, अरे बाप रे बाप, रसोई गैस नहीं आएगी, केवल 32 दिन का भंडार देश के बाद बचा। अगर रसोई गैस में किल्लत आ गई तो लकड़ी। मित्र, आपकी सांसें किसी दूसरे के हवाले हैं। हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको सनातन की पूजा करनी पड़ेगी। मैं बार बार सनातन शब्द लाता हूं इसलिए क्योंकि सनातन के बिना तो आप पैरालाइज है। अभी रसोई गैस बंद हो जाएगी तो लकड़ी 2 महीने के बाद, 2 महीने अगर रसोई गैस बंद हो जाए, लोगों ने कहा चूल्हे में खाना बनाएगा। अरे चूल्हे में खाना, चूल्हे में भी खाना नहीं बना पाओगे यार, तुम्हारे पास जलाने के लिए ईंधन कहाँ है? ठीक है ना? तो मित्र, अभी तो मेरा विषय गाय पर था और सभी से निवेदन है, बैल आधारित खेती आपको जिंदा रख सकती है। मैकेनाइज्ड फार्मिंग ये तो रैकेट है, एक नेक्सस है पेस्टिसाइड वालों का, मैकेनाइज्ड फार्मिंग कराने वालों का। इसमें लाभ किसको हो रहा है? किसान की तो बाजे बच गए, किसान तो कर्ज में डूब गया। जो ट्रैक्टर खरीद सकते थे उनको थोड़ा सा लाभ हो गया, बकाया तो सब गर्त में चले गए, बड़ा किसान हो चाहे छोटा किसान। और सुनिए, एक चीज़ और बता दूं, अगर मेरे पास 100 कुंटल गेहूं हो और मैं जिस बस्ती में रहता हूं उनके पास गेहूं ना हो, तो क्या सोचता हूं, मैं खा के जिंदा रहूंगा? लूट लेंगे हमको। तो इस चक्कर में तो कोई पड़े ना, कोई भी धनाढ़ व्यक्ति कि हमारा तो काम चल जाएगा। जैसे गैस सिलेंडर अगर ख़त्म हो जाए, मेरे पास 10 सिलेंडर रखे हों घर में और पब्लिक को पता चल जाए, तो क्या आप समझ रहे हो कि मैं 1 साल भर वो गैस सिलेंडर से अपना खाना बनाऊंगा? लोगों को पता चल जाए इनके पास तो गैस सिलेंडर है, तो लूट ले जाएंगे, डकैती डाल लेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये जो भाव है ना, इस भाव को लाना पड़ेगा। और गाय का दूध बहुत अच्छा है, गाय का पेशाब बहुत अच्छा है, गाय का गोबर बहुत अच्छा है, गाय में लक्ष्मी का वास है। गाय में लक्ष्मी का वास है तब गोबर में लक्ष्मी का वास है। अगर गाय दुखी है तो गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास नहीं है। ध्यान रखना, ये गलत फहमी दिमाग से निकाल देना। आज बस बहुत सारे लोग गौमूत्र चिकित्सा को फॉलो कर रहे हैं। हम गौमूत्र पीते हैं, कैंसर ठीक हो जाए। नहीं ठीक होगा, आप गलत फहमी मत पालिए। जो गाय बीमार है, जो गाय दुखी है, अब चूंकि हो क्या रहा है, जैसे मैं अक्सर बोलता हूं कि बहुत सारी मेडिसिनल क्रॉप, आज आयुर्वेद क्यों टूट गया? क्योंकि जो भी किसान मेडिसिनल क्रॉप उगाता है, इसको जब व्यवसायीकरण में आ गए तो क्या हुआ? यूरिया डाल के, डीएपी डाल के, अगर उस मेडिसिनल क्रॉप में कोई बीमारी लग गई तो फंजीसाइड भी डालता है, उस क्रॉप में कोई कीड़ा लग गया तो इंसेक्टिसाइड डालता है। तो उसकी तो आयुर्वेदिक औषधि की तो ऐसी तैसी हो गई। अब आप मुलैठी खाएंगे, आंवला खाएंगे, अश्वगंधा खाएंगे, ये खाएंगे, वो कहाँ उसमें औषधि गुण है भाई? मित्र, गौ आधारित प्राकृतिक खेती की ओर लौटना पड़ेगा, लेकिन गौ आधारित प्राकृतिक खेती को समझना पड़ेगा। और शब्द जो है ना, ये शब्द अपने आप में बहुत मतलब खराब है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती, ये शब्द होना चाहिए प्रकृति आधारित गौ पालन, क्योंकि प्रकृति पहले है। गाय प्रकृति का हिस्सा है।
गाय में प्रकृति नहीं है, प्रकृति में गाय है। तो अगर मैं गाय पालने को कहूँ कि प्रकृति आधारित गौ पालन, जैसे कृष्ण भगवान जंगल में बांसुरी के साथ गायों को चराते हैं, वो वाला गौ पालन, तभी गाय प्रसन्न रहती है। बैल आधारित खेती शुरू करानी पड़ेगी और नीति निर्माताओं से निवेदन, ये शुरू क्यों नहीं हो रही इसका भी सुन लीजिए आप। शुरू इसलिए नहीं हो रही है कि हमारे देश की जो राजनीति है उसमें वोट का लालच है। वोट के लालच में क्या हो रहा है, जैसे जो किसान जमीन के नीचे का पानी लूट करके खेती करेगा उसका बिजली का बिल माफ, जो किसान गोबर की खाद न डाल करके यूरिया डीएपी से खेती करेगा, 1 हेक्टेयर का किसान अगर धान गेहूं का फसल चक्र अपनाता तो उसको 35,000 की अनुदान मिलता है यूरिया और डीएपी पर। एक किसान सज्जन है जो ये चाहता है कि मैं यूरिया डीएपी न डालूं, अपनी धरती माता को बचाऊं, तो कूड़ा करकट गोबर ये वो ऐसा करके खेती करता है, यूरिया डीएपी नहीं लेता है। उसको सरकार क्या देती है, उसको नीति निर्माता क्या देते, कुछ नहीं। जो चना मटर बोता है, जमीन के नीचे का पानी नहीं निकालता है, उसको सरकार क्या देती, कुछ नहीं। यानी हम अगर एग्जैक्टली कहें सही मायने में, तो जो प्रकृति को लूटेगा, जो मानवता को बर्बाद करेगा, जो प्रकृति का दुश्मन है, उसको गवर्नमेंट सब्सिडी देती कि वेरी गुड, तो बहुत अच्छा आदमी है, तो कम से कम प्रकृति को तो खराब कर रहा है, मनुष्य को तो बीमार कर रहा है, जमीन के नीचे का पानी तो लूट रहा है। नारे लगाते हैं वर्षा जल संचयन के, लेकिन पानी जो लूटेगा उसको अनुदान। मित्र, मेरी बातें सुनिए, जितना हो सके। मैं नहीं कहता हूँ कि आप प्राण दीजिए, प्राण मत दीजिए, लेकिन हाँ, प्रकृति के बारे में सोचना शुरू करिए, गौ माता के बारे में सोचना शुरू करिए, पानी के बारे में सोचना शुरू करिए, धरती माता की फर्टिलिटी के बारे में सोचना शुरू करिए। अगर ये नहीं सोचा तो वक्त बहुत कम है, मानव सभ्यता धरती से लगभग समाप्त होने की कगार पर है। नमस्कार।